ये है हमारा भारत। हर जगह कचरा, बेरोजगार युवा, हिंदू मुस्लिम दंगे और करप्शन। और ये है चाइना। बुलेट ट्रेन्स, एआई, एडवांस टेक्नोलॉजी, हाईटेक कार्स। यहाँ जाने के बाद आपको लगेगा कि मानो आप फ्यूचर में आ गए हो, जहाँ इंडिया आज भी स्कैम्स, करप्शन, हिंदू मुस्लिम और घटिया पॉलिटिक्स में ही फंसा हुआ है। तो वहीं आज चाइना दुनिया की फैक्ट्री, बुलेट ट्रेन्स और बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स का देश बन चुका है। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि यही चाइना एक वक्त भारत से भी ज्यादा गरीब था? इतना गरीब कि उनके लोग भूखमरी की वजह से मर रहे थे। वही चाइना आज दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो सवाल ये है कि चाइना ने इंडिया से हटकर ऐसा क्या किया जिससे वो दुनिया का इतना पावरफुल और डेवलप देश बन चुका है? और क्या इंडिया कभी चाइना से आगे निकल पाएगा? जानते हैं आज की इस वीडियो में। 19वीं सेंचुरी में चाइना एक बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ देश था। ओपियम वॉर्स, इंटरनल रिबिलियंस जैसे ताइपिंग रिबिलियन और वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स ने चाइना की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों को कमजोर कर दिया था। लेकिन फिर 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है। माओ जेडोंग की लीडरशिप में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का कंट्रोल ले लेती है। पहली बार चाइना एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के अंडर आया जो नेशन वाइज पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकती थी। लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लैंडलॉर्ड्स की जमीनें गरीबों में बांटी गई। 1958 माओ जेडोंग का एक सपना, चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का सपना। लेकिन कुछ सपने जब जमीन से जुड़े नहीं होते तो उनका अंजाम सिर्फ तबाही होता है। ये था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक ऐसा मिशन जिसका एम था चाइना को ओवरनाइट एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल जायंट बनाना। लेकिन ये लीप एक ऐसे खड्डे में जा गिरा जहां से वापस आना हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। देश भर के गांव एक नए एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए। अब ना कोई अपना खेत था, ना अपना मकान, सब कुछ सरकार का। हर चीज कलेक्टिवाइज कर दी गई, जमीन, टूल्स और रोटी तक। और ये सिर्फ खेती तक सीमित नहीं था। हर गांव में बैकयार्ड फर्नेसेस लगाई गई जहां लोहा और स्टील बनाया जा रहा था। सपना था कि हर गांव एक छोटी फैक्ट्री बन जाए। लेकिन हुआ क्या? जो लोहा बना वो किसी काम का नहीं था। फसल का वक्त चला गया और लोग फैक्ट्री में लगे रहे। न लोहा मिला, न अनाज, जिसकी वजह से 1959 से 1961 तक चाइना ने देखा अपने इतिहास का सबसे बड़ा अकाल। हिस्टोरियंस के मुताबिक लगभग 45 मिलियन तक लोग भूख से मर गए। इस फेलियर के बाद पार्टी के कुछ लीडर्स ने माओ की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। माओ को लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी करप्ट हो रही है और कैपिटलिस्ट आइडियाज उसमें घुस रहे हैं। तब उन्होंने एक नया मूवमेंट शुरू किया, कल्चरल रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन चाइना के लिए एक वायलेंट और डिस्ट्रप्टिव पीरियड साबित हुआ। माओ ने यूथ को मोबिलाइज किया, स्पेशली स्टूडेंट्स को, और उन्हें बोला कि वो ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड कल्चर, ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड आइडियाज, जिसे 4 ओल्ड्स भी बोला गया, के खिलाफ लड़ाई करें। रेड गार्ड्स नाम का स्टूडेंट ग्रुप बनाया गया जो माओ के लॉयल फॉलोअर्स थे। इन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस और स्ट्रीट्स में मार्च करना शुरू किया और टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स तोड़ दिए। टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स और ओल्ड पार्टी लीडर्स को पब्लिक में शेम किया गया, उनकी पिटाई भी की गई। कई लोगों को जेल में डाल दिया गया या मार दिया गया। कल्चरल रेवोल्यूशन काफ़ी अनकंट्रोल बन गया। रेड गार्ड्स हर जगह टेरर स्प्रेड कर रहे थे। स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गए, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया, इकोनॉमी भी अफेक्टेड हुई क्योंकि लोग प्रोडक्टिव काम छोड़कर पॉलिटिकल मूवमेंट्स में लग गए। माओ ने आर्मी को भी इन्वॉल्व किया और कुछ समय बाद खुद रेड गार्ड्स को भी कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम हो गए थे। माओ जेडोंग के डेथ के बाद चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। 1978 में देन शाओपिंग ने पावर ली और एक बोल्ड नया विजन लाया, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। देंग ने कहा कि बिल्ली का रंग काला हो या सफ़ेद फर्क नहीं पड़ता, बस वो चूहा पकड़नी चाहिए। यानी उन्होंने आइडियोलॉजी से ज़्यादा प्रैक्टिकल ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दी।
सबसे पहले हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लाया गया। पहले कलेक्टिवाइज फार्मिंग होती थी, यानी फार्मर्स सिर्फ स्टेट के लिए ही काम करते थे। देंग ने फार्मर्स को अपनी प्लॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, यानी अब फार्मर्स अपनी मर्जी से कोई भी फसल उगा सकते थे, बस उन्हें इसका थोड़ा सा हिस्सा सरकार को देना होता था। अब लोग ज्यादा फसल उगाने लगे, जिससे उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होने लगा और इसी से चाइना में फूड प्रोडक्शन एक्सप्लोड कर गया। लोकल गवर्नमेंट्स को परमिशन दी गई कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सके और प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर सके। पहली बार प्राइवेट बिजनेसेस को ऑफिशियली अलाउ किया गया, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो हुआ। जॉइंट वेंचर्स और होली फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइजेस को परमिट किया गया, जिससे पहली बार चाइना में फॉरेन कंपनीज आई। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जिसको शॉर्ट में हम SEZs कहेंगे। इन SEZs की ये खासियत थी कि यहाँ जीरो टैक्स रेट्स होती थी। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फास्ट अप्रूवल्स दिए जाते थे, स्टेट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किए जाते थे और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले शेनज़ेन को एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया। 1980 में ये एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, जो 2000 तक एक मेगा सिटी और टेक कैपिटल बन गया। आज शेनज़ेन में टेंसेंट, हुआवे और BYD जैसे कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। जुहाई, शाओमिन, शांटाओ और बाद में पुडोंग यानी शंघाई सबको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया गया। चीप लेबर, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज स्केल प्रोडक्शन ने चाइना को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। वॉलमार्ट, एप्पल जैसे कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट किया। चाइना दुनिया का फैक्ट्री बन चुका है। मेड इन चाइना आज एक ग्लोबल टैग बन गया। चाइना ने ग्लोबल डिमांड को मीट करने के लिए मैसिव स्केल पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, टॉयज, मशीनरी सब कुछ चाइना एक्सपोर्ट करने लगा। इस एक्सपोर्ट से GDP ग्रो हुआ और फॉरेन रिजर्व्स तेजी से बढ़ने लगे। चाइना में 6 साल की उम्र से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है। वहाँ स्कूल एक बैटलफील्ड होता है फ्यूचर के लिए, और वहाँ एजुकेशन सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, एक नेशनल मिशन होता है। चाइना के स्कूल सिर्फ पढ़ाते नहीं, स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करना सिखाते हैं। AI, कोडिंग, रोबोटिक्स, ये सब कुछ उनके सिलेबस का पार्ट होता है। चाइना में टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं, वो ट्रेंड, इवैल्यूएटेड और मॉनिटर भी होते हैं। हर स्कूल एक परफॉर्मेंस ट्रैकर रखता है, जिसमें हर टीचर का स्कोर अपडेट होता रहता है। जब तक विजन सिर्फ पेपर पर होता है, प्रोग्रेस सिर्फ स्पीच बनकर रह जाती है। गवर्नेंस का मतलब सिर्फ अनाउंस करना नहीं होता, डिलीवर भी करना पड़ता है, और यही चाइना ने दुनिया को करके दिखाया है। चाइना में एक सेंट्रलाइज्ड विजन है, लेकिन हर सेक्टर को क्लियर डायरेक्शन मिलता है। चाइना में पॉलिसी बनने के एक हफ्ते के अंदर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। हर प्रोविंस एक मिशन के साथ काम करता है। चाइना ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिसे हाई स्पीड रेलवेज, पोर्ट्स, हाईवेज, जो बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। आज चाइना में 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। वहाँ 20 लेन एक्सप्रेसवेज बस कुछ महीनों में ही बन जाती हैं, और हर आए दिन चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता रहता है। टेक्नोलॉजी का नाम ले तो आज चाइना AI, रोबोटिक्स, 5G और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्लोबल लीडर बन चुका है। शेनज़ेन, जिसे चाइना सिलिकॉन वैली कहते हैं, वहाँ हर दूसरे दिन एक नए स्टार्टअप का जन्म होता है। लेकिन इनोवेशन के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, इकोसिस्टम चाहिए, विजन चाहिए, रिस्क चाहिए, और चाइना ने ये सब एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया है। रिसेंट डेकेड्स में चाइना ने R&D पे फोकस बढ़ाया है, और इसी की वजह से हुआवे, BYD और DJI जैसी कंपनीज आज टेक जायंट्स बन चुकी हैं। इन सब के अलावा चाइना ने स्पेस प्रोग्राम, AI और 5G जैसे सेक्टर्स में हेवी इन्वेस्टमेंट किया, और इसका रिजल्ट है कि चाइना ने बहुत ही कम समय में डीप सीक जैसे AI मॉडल बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। चाइना ने अपना यूनिक मॉडल बनाया, जहां मार्केट इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल दोनों साथ चल रहे हैं। यही बैलेंस उनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। दोस्तों, चाइना का डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हुआ। ये केयरफुली प्लान्ड, पॉलिटिकली बैक और स्ट्रैटेजिकली इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म्स का रिजल्ट है। चाइना ने अपने हिस्टोरिकल वीकनेसेस से सीख के अपना फ्यूचर बनाया है, और इसे हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी देश अगर सही लीडरशिप, विजन और एग्जीक्यूशन से चले तो वो दुनिया की ताकत बन सकता है।